हेलो एवरीबॉडी। तो एक टेस्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करना। एक टेस्ट पेपर हमने दिया था और उसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने उसके आंसर काफ़ी अच्छे दिए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टेस्ट हमने दिया था उसको डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन। तो आप लोग सब वहाँ पर देख सकते हैं कि आपने वो कौन से क्वेश्चन को कहाँ पर गलत किया है। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर, जो टेस्ट पेपर अप्लाइड फिजिक्स का हमने दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो पहला है उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर दिया हुआ, मैं पढ़ के बता देता हूं। 1 अर्ग इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए थे। पहला था, हमें इसमें बताना था कि जो एक अर्ग होता है, अर्ग किसकी यूनिट होती है? ये एनर्जी की यूनिट होती है। एक अर्ग किसके बराबर होता है? जो 4 आंसर इसमें दिए थे वो हैं 10 की घात माइनस 5 जूल, 10 की घात माइनस 6 जूल, 10 की घात माइनस 7 जूल या 10 की घात माइनस 8 जूल। तो हम देखते हैं कि जो एनर्जी की यूनिट है अर्ग और जूल, उन दोनों में एक रिलेशन है। रिलेशन है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये था 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। लेकिन मैंने इसका उल्टा कर दिया कि 1 अर्ग में पूछा था, तो 1 अर्ग में क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे चला जाएगा। 10 की पावर 7 बराबर ये जूल, इतना 1 अर्ग, तो कितना हो गया? 10 की पावर 7 जूल होंगे। तो ये आंसर देना था, और आंसर इसमें कौन सा था? तीसरा था, सी, इसको सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या था? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हॉर्स पावर है वो किसकी यूनिट है? शक्ति की यूनिट है, पावर की यूनिट है, सामर्थ्य की यूनिट है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन मैंने कहीं वाट नहीं दिया था, उसमें किलोवाट कर दिया था क्वेश्चन के अंदर। तो वो पहचानना था कि वाट इतना कौन सा होगा। तो एक आंसर इसमें दिया हुआ था 0.746 किलो वाट। इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 746 वाट ही आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाट में बन जाएगा। बस इतना काम करना था, थोड़ा सा सोचने के वाला क्वेश्चन था, बस इतना कि उसको वाट में, तो हम ये वाला तो सीधा सीधा हम पहचानते थे, लेकिन इसको किलोवाट में करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो ये इसमें डी इसका पार्ट था, तो वो सेलेक्ट करना था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डबल, जब किसी कण की का जो वेग है उसको दोगुना कर दें तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल, इट्स एक्सेलरेशन इज डबल, इट्स मोमेंटम इज डबल। तो 4 में से हमें देखना था कि कौन सी चीज डबल होगी। तो चारों ऑप्शन ही देखते हैं, सही कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 3, अगर वेलोसिटी मान लिया पहली वेलोसिटी v है तो दूसरी वेलोसिटी v2 बराबर क्या हो जाएगी? 2v, या v1 है तो 2v1 हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी को डबल कर दिया। तो क्या काइनेटिक एनर्जी पहला था इट्स काइनेटिक एनर्जी डबल, क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? k इज इक्वल टू 1/2 mv²। डबल नहीं होगी। अगर ये वेलोसिटी यहां पुट कर दोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं है। दूसरा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी डबल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डबल। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? अगर हाइट की बात करें तो mgh होती है। क्या पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है? नहीं, तो ये वहां भी इसका आंसर नहीं बनता। इट्स एक्सेलरेशन इज डबल, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है कि वेग में कितना परिवर्तन होगा, चेंज निकालना पड़ता है, तो वहां से भी डबल नहीं आएगा। इट्स मोमेंटम इज डबल, इसको देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है?
P बराबर mv, यानी कि जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे v बढ़ेगा ऐसे ही P चेंज हो जाएगा, v दोगुना हुआ तो P भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका भी डी आंसर था कि मोमेंटम इज डबल, संवेग भी दोगुना हो जाता है। तो इसका ये आंसर देना था। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो ये चारों में से छांटना था कि किसका मात्रक होता है। पहला दिया था पावर, एनर्जी, करंट, विभव या वोल्टेज होता है। तो किलोवाट घंटा एनर्जी की यूनिट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है ए बॉय इज लिफ्टेड बाई ए बॉडी इज लिफ्टेड बाई ए मैन टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर इन 15 सेकेंड। Another man lifts the same mass to the same height in 30 seconds. The work done by them are in the ratio. दोनों के द्वारा किया गया कार्य का अनुपात बताना था। पहला, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था कि कोई भी, मान लिया एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। किसी बॉडी को, दोनों ही पर्सन सेम बॉडी है, वजन भी सेम है और उसको बराबर हाइट तक दोनों उठा रहे हैं। एक 15 सेकंड लेता है, एक 30 सेकंड लेता है। तो दोनों के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका अनुपात बताना कि ए ने उतनी हाइट तक उतने ही द्रव्यमान को उठाने में कितना उसको वर्क करना पड़ा और दूसरे को कितना वर्क करना पड़ा, उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो अगर कोई बॉडी किसी हाइट तक उठाई जाती है एच तक, और मान लिया एम एच हाइट है और यहाँ तक उठा दी, उसका मास जो है वो एम है, तो यहाँ पर उसकी द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। कार्य एक तरीके का mgh होता है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना ही कार्य उसके बराबर होता है। या हम कहें बलगुना विस्थापन होता है कार्य। तो बलगुना विस्थापन क्या होगा, फोर्स इंटू एच, और यहाँ पर F बराबर mg काम करता है, तो इसलिए mgh इसका निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या टाइम कहीं आता है, चाहे कोई भी हो, सेम अगर वजन है, सेम हाइट तक उठा रहा है तो दोनों कार्य बराबर करेंगे। चाहे वो 1 घंटे में वहाँ तक ले जाए, चाहे वो, हाँ पावर अलग अलग हो सकती है, उसकी कार्य करने की सामर्थ्य अलग अलग हो सकती है, लेकिन वर्क दोनों की वजह से कैसा होगा, क्योंकि वर्क तो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट उसकी हाइट होगी h, 2 चीज़ चाहिए बस। और वो एक 15 सेकंड ले रहा है, एक 30 सेकंड ले रहा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों के द्वारा कार्य बराबर होगा, इसलिए अनुपात इसमें तीसरा इसमें आंसर था 1:1। तो ये इसमें हमें बताना था कि ए के द्वारा W1 कार्य है, इसके द्वारा W2 कार्य है, तो W1 अनुपात W2 बराबर 1:1 आएगा, यानी कि दोनों समान कार्य करेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमें इसमें लगाना था। छठा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, चलिए। छठे क्वेश्चन में था कि ए लाइट बॉडी, एक हल्की बॉडी है ए, क्वेश्चन नंबर 6। एक है ए है एक हल्की बॉडी, कोई वस्तु ए है वो वजन में हल्की है। एक हैवी बॉडी बी है, एक भारी वस्तु है बी। हैव इक्वल मोमेंटा, दोनों के जो संवेग हैं वे बराबर हैं। इसका भी संवेग p है मान लिया, इसका भी संवेग p है, दोनों के बराबर है, हल्के के भी और भारी के भी। if ka and kb are kinetic energies of bodies a and b respectively, then किसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, छोटी होगी, बराबर होगी या दोगुनी होगी। ये इसमें बताए थे 4 ऑप्शन कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी देखनी है किसकी, या क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, किसकी बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी, ये आंसर दिया था। इनमें से एक छांटना तो कौन सा होगा। तो यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी देखनी है, मोमेंटम सेम है, एक हल्की बॉडी है, एक भारी बॉडी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/2 mv², या मोमेंटम के पदों में p²/2mv लिख सकते हैं इसको। कहाँ से, दोनों नीचे एक तरीके से m से भाग कर दीजिए और ऊपर भी, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा mv। mv क्या होता है p, और p का स्क्वायर हो गया।
तो p स्क्वायर अपॉन 2m भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो मोमेंटम तो दोनों के सेम हो गए, इसका मतलब जो होगा काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास जिसका कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मास जिसका ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं कि हल्की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आनी चाहिए, यानी कि अगर इसकी के ए है ये और ये के बी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि के ए इज ग्रेटर देन के बी, यानी कि जो हल्का पार्टिकल है उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये पहला वाला इसमें आंसर दिया था, वो सेलेक्ट करना था। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर दिया हुआ है, इफ द अर्थ वर एट 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन देन द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर विल बी। अगर जो पृथ्वी है वो सूर्य से अपनी वर्तमान जो भी उसकी दूरी है उसकी आधी दूरी पर हो जाए, तब एक साल में दिनों की संख्या कितनी होगी? अब कितनी होती है? 365 मानते हैं ना। अगर अर्थ को सूर्य के नजदीक कर दो, यानी कि पहले से आधी दूरी पर कर दो और पास ला दो, तो दिनों की संख्या कितनी होगी? अब एक साल कितने का कहलाएगा, तो वो कैलकुलेट करना है। तो वो हमारा केपलर का जो तीसरा नियम होता है इस पे आधारित है। आवर्तकाल निकालना, आवर्तकाल को दिनों में कन्वर्ट कर देना है बस। अभी हम देखते हैं कि अर्थ का आवर्तकाल कितना होता है? 365 दिन होता है ना। जो हमारी अर्थ है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 1 साल लगाती है, यानी कि 365 दिन लगाती है। तो थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। मान लिया यहाँ पर ये सन है और इसके ये अर्थ है जो इसके चारों तरफ एक घूम रही है। अगर यहाँ से जब ये यहाँ पर थी, मान लीजिए R1 डिस्टेंस थी, तब यहाँ पर जो आवर्तकाल था T1 वो कितना था? 365 डेज। यही तो होता है। अभी अगर इसको इसकी आधी अर्थ को अगर आधी दूरी पर रख दिया जाए, ठीक है, तब यानी कि R2 कितना कर दिया जाए? R1/2 कर दिया जाए, पहले की आधी कर दी जाए, तो फिर उसका आवर्तकाल T2 कितना होगा? फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ क्या है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज द क्यूब ऑफ द रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है। यहाँ से कर सकते हैं हम T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर बराबर R1 का क्यूब अपॉन R2 की क्यूब। तो यहाँ से हमें T2 फाइंड करना है। दिस विल बी इक्वल टू T1 एक तरीके से ये हो जाएगा यहाँ से R2 अपॉन R1 की पावर कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3/2 आ जाएगी। एक तरीके से हल करोगे, देखो 3/2 आएगी। तो यहाँ पर 365 दिन रखोगे। R2 कितना है? R2 है R1/2, यहाँ नीचे R1 होगा तो 1/2 और यहाँ पर इसकी पावर 3/2 होगी। इसको हल जब करोगे तो देखेंगे कि ये अराउंड 129 डेज आएगा। यानी कि अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान पोजीशन से आधी खिसक के सूर्य की तरफ को आ जाए, तब उसमें एक साल में जो दिनों की संख्या होगी वो 129 दिन होगी। तो ये वाला छांटना था इसमें आंसर। यानी कि 129 दिनों में वो अपना पूरा चक्कर सूर्य के चारों तरफ लगाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां डिस्कस करते हैं। मैंने क्या दिया था? 2 सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट। 2 सैटेलाइट हैं और वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं। एक ही ऑर्बिट है दोनों की, सैटेलाइट की। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक ऑर्बिट है और इसमें 2, ये मान लिया अर्थ हमारे यहाँ पर है, सैटेलाइट है, तो हम अर्थ के चारों तरफ घुमा रहे हैं। ये अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ, इसको हमने माना है, और इसके चारों तरफ 2 सैटेलाइट घूम रहे हैं।
तो इनके लिए क्या सत्य होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए इनके लिए जो सही है। तो इसमें 4 आंसर यहाँ पर हमने दिए थे इस क्वेश्चन के अंदर कि उनके द्रव्यमान समान होने चाहिए। अगर कोई 2 सैटेलाइट एक ही कक्षा में घूम रहे हैं तो उनके लिए क्या सही होना चाहिए, द्रव्यमान समान होने चाहिए, या एंगुलर मोमेंटम समान होना चाहिए, स्पीड समान होनी चाहिए, या काइनेटिक एनर्जी समान होनी चाहिए। तो मास m दोनों के समान हो, या एंगुलर मोमेंटम mvr ये समान हो, या स्पीड v समान हो, या काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² दोनों का एक जैसा होना चाहिए। तो एनर्जी और ये इनमें एक साटा, तो इसमें ये किया आता है कि उनकी जो चाल है वो एक जैसी होनी चाहिए। वे हल्के भारी हो चलेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो चलेगी, उनके द्रव्यमान अलग अलग हो चलेगा, उनके एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग हो तो भी चलेगा, लेकिन उनकी जो चाल है वो एक जैसी है नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे टकराना जाएंगी। अगर यहाँ से अर्थ से इसरो ने 2 सैटेलाइट छोड़े और दोनों को एक ही कक्षा में छोड़ दिया और उनकी चाल एक जैसी कर दी, है ना, या चाल अलग अलग कर दी, एक को ज़्यादा स्पीड से दौड़ा दिया, एक को कम से दौड़ा दिया, तो जो ज़्यादा स्पीड से पीछे से आ रहा है वो उसको जाके टक्कर ना मारेगा, तो क्या होगा, फिर वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये कंडीशन है कि एक कक्षा में अगर कोई भी 2 या 3 या 4 या 10 या 50 सैटेलाइट भी छोड़ने हैं तो कंडीशन क्या है कि उनकी चाल एक जैसी होनी चाहिए, ताकि वे एक दूसरे को पकड़ ना सकें, टच ना कर सकें, एक ही चाल से घूमते रहें। ठीक है, तो इनकी चाल समान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसमें 9th है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज v। अगर अर्थ से प्लान वेग हम क्या होता है उसको समझ लेते हैं कि ये वो मिनिमम वेग है जब हम किसी बॉडी को अर्थ से ऊपर को फेंकते हैं तो वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के बाहर चला जाता है और कभी पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता। ऐसे वेग को हम क्या कहते हैं, प्लान वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि अर्थ पर जो प्लान वेग है वो v है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। अगर ऐसा प्लैनेट ले लें जो अर्थ से वजन में भी दोगुना हो और रेडियस में भी दोगुना हो, तब वहां पर प्लान वेग क्या होगा। हमारे गैलेक्सी के अंदर, या हम कहें कि प्लैनेट तो बहुत सारे हैं, चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है और बृहस्पति है, बुध है, मंगल है, सब पे है, तो सबका प्लान वेग अलग अलग है। क्यों? सबके वहां पर गुरुत्व त्वरण जो है वो g अलग अलग है, सबका ग्रेविटी अलग अलग है। तो यहां से कोई पत्थर फेंके या चंद्रमा से कोई पत्थर फेंके तो वो गुरुत्वाकर्षण अलग अलग के अंडर में गति करता है। तो अगर हम एक अर्थ हमने यहाँ ली और एक ये लिया हमने, ये अर्थ से दोगुना कर दिया, तो यहाँ पर अगर प्लान वेग v है तो यहाँ पर क्या होगा, मान लिया यहाँ पर ये v है तो यहाँ पर मान लिया ये v1 या v डैश है या v1 है, तो प्लान वेग का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्लान वेग पूछा है। प्लान वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर √2 g/m/e/r या RE। पृथ्वी के लिए ये है, पृथ्वी के लिए ये है, यानी कि g तो कांस्टेंट है यहाँ पर, me मास ऑफ अर्थ है और RE उसकी रेडियस है। ये v डैश अगर हम करें प्लैनेट के लिए करें तो प्लैनेट के लिए क्या आएगा, √2 g तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, या हम यहाँ पर कहेंगे उसका प्लैनेट का मास और उसकी प्लैनेट की रेडियस, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो क्या बन के आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यानी कि हमें तो v डैश चाहिए, v डैश अपॉन v बराबर, इसको इससे भाग करिए तो देखते हैं कि ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा, यानी कि RE/R आएगा।
इंटू एम अपॉन एम ही आएगा, ये आएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा फिर, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, ये क्या है, ये इसकी दुगनी है, यानी कि आर ई अपॉन 2 RE। प्लेनेट का मास भी दुगना है, 2 किसका दुगना, अर्थ का, तो यहाँ एम ई। तो देख रहे हैं कि सब कैंसिल होके 1 आ गया, या हम कहेंगे कि v डैश बराबर v आ गया, यानी कि उस प्लेनेट पे भी इतना ही होगा। तो प्लेनेट पे भी कितना होगा, v ही होगा। अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जिसका द्रव्यमान अर्थ के द्रव्यमान का दोगुना हो और उसकी रेडियस भी दोगुनी हो, तब हम प्लान वेग के फॉर्मूले से देख रहे हैं कि जो उसका वेग अर्थ पर था वही उसका वेग प्लान वेग प्लेनेट पे भी होगा। तो इसमें आंसर पहला वाला ही था ए, तो वी इसमें छाटना था। 10वां क्वेश्चन है कि वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, किसी वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर कितना भार होगा। अगर कोई हम वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाए, हम लोग कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, सरफेस पे मानते हैं अपने आप को, सरफेस पे। हम कहां हैं, पृथ्वी के सरफेस पे। ये मान लिया अर्थ ये है, ये मान लिया यहाँ पर ये अर्थ ये है, तो हम लोग इस सरफेस पे हैं। पानी, पहाड़ जितने भी हैं, हम लोग सब कहाँ हैं, उसके सरफेस पे हैं। सरफेस से या तो ऊपर को जाते हैं तो अंतरिक्ष की तरफ को चल देते हैं, और गहराई में जब जाते हैं तो उसके केंद्र की तरफ को चलते हैं। तो पृथ्वी पर ऊपर को चले या नीचे को चले, जी का मान घटता है दोनों केस में। जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे को जाएंगे जी का मान घटता जाएगा, और जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटता जाता है। लेकिन जब पृथ्वी चलिए नीचे, क्योंकि हमें तो सेंटर पे पता करना है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे जी का मान कम होता जाएगा और सेंटर पर आके नियरली 0 हो जाता है। तो सेंटर पे पहुंच के भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्व त्वरण भी हम 0 मानते हैं, और भार बराबर क्या होता है, mg। जी पे डिपेंड करता है ये जी, इतना जी कैसे वेरी करता है उसी हिसाब से हमारा भार भी वेरी करता है। जब हम एक तरीके से सैटेलाइट के अंदर होते हैं तो वहाँ पर स्पेस के अंदर जी लगभग 0 हो जाता है, तो हम भारहीनता का अनुभव करते हैं। ऐसे ही जब पृथ्वी के नीचे जाएंगे वहाँ भी जी घटता है। जितना पृथ्वी के अंदर होल करके अंदर चले जाते जाएंगे वहाँ पर जी कम होता जाएगा, और हमारा भी वहाँ पर जो भार है वो 0 की तरफ को बढ़ने लगेगा, भारहीनता का अनुभव हमें होने लगेगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो टेस्ट के अंदर दिए थे।